Hello everybody. Today we are going to take Prudence English Literature First Class 12th लेसन। हमारी जो पोएम है वो थर्ड हम लेने जा रहे हैं, जो ऑन शेक्सपियर 1630 है और जॉन मिल्टन ने लिखी है। इसकी पूरी हम एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो सारा हम करने की इसमें कोशिश करेंगे, जो आपके लिए बहुत कारगर और फ़ायदेमंद साबित होगी। अबाउट द पोएट, जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड हिस्टोरियन। ये कौन थे? एक कवि और इतिहासकार। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, जो कि इंग्लिश के एक श्रेष्ठतम महाकाव्य में से है, यानी वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश एपिक में गिना जाता है। इन्होंने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, जिसने इनको अमर बना दिया। तो ये थे हमारे जॉन मिल्टन। और अबाउट द पोएम, यानी इस पोएम के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। दिस इज़ द पोएम रिटन एज एन एपिटेफ। ये क्या है? एपिटेफ है। एपिटेफ होता है मृत्यु लेख, या अगर उर्दू में कहें तो मरसिया। मरसिया यानी किसी के मरने के बाद जो पोएम लिखी जाती है या किसी की याद में लिखी जाती है, वो एपिटेफ कहलाता है। तो ये पोएम उसी का एक रूप है। इट इज़ ए ट्रिब्यूट, ये एक श्रद्धांजलि है टू शेक्सपियर, टू कॉमेमोरेट। कॉमेमोरेट मीन्स रिकलेक्ट, सेलिब्रेट करना, मनाना। हिज एवरलास्टिंग वर्क, शेक्सपियर का जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला वर्क है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है ये पोएम, जो मिल्टन की तरफ से है। मिल्टन राइट्स दैट देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट अ टुम्ब और मॉन्यूमेंट फॉर शेक्सपियर। मिल्टन कहते हैं कि शेक्सपियर की कोई कब्र या यादगार स्तंभ बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो पोएम ही इस तरह अपनी शुरू करेंगे कि ऐसी ज़रूरत नहीं है। क्यों? वाई? बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड वन इन द हार्ट ऑफ हिज रीडर्स। क्योंकि वो एक महान लेखक के रूप में अपने पाठकों के हृदय में, अपने रीडर्स के दिल में ऐसी जगह वो बना चुके हैं। ठीक है। दिस पोएम क्या है? ये हीरोइक कॉपलेट मीन्स AABBCC राइमिंग स्कीम को फॉलो करती हुई लिखी गई है, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। कुल इसमें 16 लाइन है। तो 4-4 लाइन का एक स्टेंजा हम इसको करेंगे लाइन बाय लाइन, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेंजा। पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? What needs my Shakespeare for his honored bonds? क्या ज़रूरत है? देखिए, सवाल नहीं हो रहा है यहाँ पे, बल्कि आश्चर्य है। कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब व्हाट नीड्स, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर को, अपनापन देखिए उनका, मेरे शेक्सपियर को, फॉर हिज ऑनर्ड बॉन्ड्स, उसके जो एशेज़ हैं, ऑनर्ड सम्मानीय, बॉन्ड्स अवशेष, उनको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। क्यों ज़रूरत नहीं है वो भी बता रहे हैं वो आगे, कि द लेबर ऑफ एन एज, एक पूरा वक्त उन्होंने गुजारा है, बहुत वर्षों तक मेहनत करते रहे हैं वो उस काम को, अपने वर्क को चमकाने में, उसको पॉलिश करने में, खूबसूरत करने में, इन पाइल्ड स्टोन्स। और वो क्या बन गए? मॉन्यूमेंट्स, स्मारक। उनका जो वर्क है वो खुद एक मॉन्यूमेंट है। और दैट हिज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड। देखो, हैलोड रेलिक्स मीन्स है पवित्र अवशेष, स्मृति चिन्ह। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो ऐसे महान लोग हुआ करते थे, उनके जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, वो एक हॉली पर्पस, उनको मतलब हॉली रेलिक्स थिंग्स माना जाता था कि वो पवित्र अवशेष हैं, और वो दफनाने वाले के साथ, मरने वाले के साथ ही दफना दिए जाते थे। तो वो हैं हैलोड रेलिक्स। तो वो कह रहे हैं कि क्या उनके जो पवित्र अवशेष हैं, स्मृति चिन्ह हैं, उनको क्या करना चाहिए? शुड बी हिड, छुपाने चाहिए उन्हें। अंडर ए स्टैरी पॉइंटिंग पिरामिड्स, कि क्या ज़रूरत है
कि उनके पवित्र अवशेषों को कोई बहुत ऊंचा सा स्टारी सा पॉइंटिंग पिरामिड्स बनाया जाए, उसके अंदर उसको छुपा दिया जाए। तो ये सवाल और जवाब खुद ही दे रहे हैं कि नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उनको याद करने के लिए, शेक्सपियर को याद करने के लिए हमें किसी मॉन्यूमेंट की ज़रूरत हो, बल्कि असल काम तो वो खुद कर चुके हैं। उनका जो वर्क है, जो उनकी पोइट्री है, जो उनका प्रोज़ है, उनके ड्रामाज हैं, वो सब एक तरह से मॉन्यूमेंट्स का रूप ले चुके हैं लोगों के दिलों में। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में मिल्टन अपने प्यारे शेक्सपियर को एड्रेस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम। मेमोरी एम कैपिटलाइज किया गया है। डियर सन ऑफ मेमोरी, मेमोरी मीन्स याद, स्मृति के पुत्र, यादों में रहने वाले हमेशा। ग्रेट एयर, एच साइलेंट, ऑफ फेम, एयर मीन्स वारिस, उत्तराधिकारी। तो प्रसिद्धि के वारिस यानी जिससे प्रसिद्धि निकलती आ रही है वो, और यादों में रहने वाले पुत्र। वॉट नीड्स, फिर देखिए वॉट आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या नहीं है, बल्कि नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। वॉट नीड्स दाउ मीन्स यू, सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। वो जो वीक विटनेस है वो क्या है? वीक विटनेस यानी कमज़ोर गवाह। और कमज़ोर गवाह क्या होंगे? जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स, जो मोनूमेंट्स उसको याद करने के लिए बनाए जाएंगे, वो बहुत वीक होंगे, वो बहुत कमज़ोर गवाह होंगे, क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा महान है और बहुत ज़्यादा याद रखने लायक है, तो उसको ज़रूरत नहीं है। What needs thou such weak witness of thy name, उसके नामों को याद रखने, तुम्हारे नाम को, दाई योर्स, तुम्हारे नाम को याद रखने के लिए इन कमज़ोर गवाहों की ज़रूरत नहीं है। Thou in our wonder and astonishment, thou means you, आप हैं हमारे wonder and astonishment, हमारे आश्चर्य और विस्मय में आप रहते हैं। Has built thyself a lifelong monument, और आपने क्या बना दिया उसके अंदर? thyself, आपने खुद ने, has means has, बना दिया है एक हमेशा रहने वाला मोनूमेंट। यानी आपका जो वर्क है वो हमारे दिल और दिमाग में इस तरह राज कर रहा है जैसे कोई मोनूमेंट रहता है। अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड। फॉर वाइल्स to the shame of slow endeavoring art, the easy numbers flow, and that each heart hath from the leaves of thy unvalued book those Delphic lines with deep impression took। इसमें क्या कह रहे हैं ये? अपने संबोधन में शेक्सपियर की रचनाओं हेतु कहता है कि जब व्यक्ति धीरे धीरे उनके स्वाद में डूबता है, किसमें? उनकी रचनाओं के स्वाद में डूबता है, तो ऐसा लगता है कि वह रचनाएं उसे समाहित कर लेती हैं, अपने अंदर डुबो लेती हैं। यानी जब हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। शेक्सपियर के पाठक, जो रीडर्स ऑफ शेक्सपियर हैं, विस्मय से जड़वत हो जाते हैं, यानी वो स्टिल रह जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ बैठे हैं और उनके आसपास कोई मूवमेंट भी हो रहा है या नहीं। यानी वो इतना अच्छा लिखते हैं कि पढ़ने वाला वहीं का वहीं रह जाता है। उसके गीतों की जो स्वर लहरियाँ सरलता का भाव लिए प्रत्येक के हृदय में अपनी जगह बना लेते हैं। द ईजी नंबर्स फ्लो एंड दैट ईच हार्ट, उसके गीतों की जो स्वर लहरियाँ हैं, सरलता का भाव, ईजीनेस, और हर किसी के दिल में वो जगह बना लेती हैं। हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, प्रत्येक हृदय में उसकी अमूल्य पुस्तकों के पन्नों पर उकेरी हुई रचनाओं का प्रभाव है। हर एक पेज उसकी किताब का अमूल्य है और इम्प्रेशन डालने वाला है। दोस डेल्फिक लाइन्स विथ डीप इम्प्रेशन बुक। देखिए डेल्फिक क्या है? इससे डेल्फिक लिखते हैं अपोलो, ग्रीक गॉड ऑफ पोइट्री, हैड इज ऑरेकल एट डेल्फी। डेल्फी नामक स्थान पर कविता के यूनानी देवता अपोलो के लिए प्रयुक्त रचनाओं हेतु डेल्फिक का प्रयोग किया जाता था। तो जब इन्हें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सम्मान, देवीय रूप तक पहुंचाना होता है, तो फिर वो अपोलो देवता जो इनके सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, इनके पोइट्स के, वो इनका नाम ज़रूर यहाँ पर लेते हैं। तो डेल्फिक से इन्होंने इसको कंपेयर किया है। क्या कहते हैं?
हैज फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अनवैल्यूड बुक दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन बुक। यूनानी कविताओं के देवता अपोलो द्वारा प्रभावित एवं डेल्फी नामक स्थान पर रचित उन पंक्तियों पर एक गहरा प्रभाव छाया हुआ है। क्या मतलब है? मीन्स टू से उसकी कविताओं में परिपक्वता का प्रभाव, मैच्योरिटी, जो कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, यानी गॉड गिफ्टेड चीज़ है, उसमें मैच्योरिटी है, हल्कापन ओछापन नहीं है। और यही बात जो पाठकों के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ देती है, यानी शेक्सपियर के दिल से निकली हुई बात पढ़ने वालों के, रीडर्स के दिल तक पहुंचती है। और इसीलिए यही उनकी मकबूलियत का राज है, यही उनके मशहूर होने का राज है कि वो इतने सालों बाद भी इस कदर लोगों द्वारा याद किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं, उनके ड्रामास को स्टेज किया जाता है। अब आप देखिए लास्ट स्टेंजा, देन दाउ आर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिरीविंग डस्ट मेक अस मार्बल विथ टू मच कंसीविंग एंड सो सेपल्ड in such pomp dost lie that kings for such a tomb would wish to die। कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। सारी अपनी पोयम का निचोड़ अपनी लास्ट की 4 लाइनों में मिल्टन ने डाल दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जब तुम अपनी रचनाओं के पठन में भाव विभोर कर देते हो, यानी जब आप उसमें खो जाते हो, पाठक क्या होता है उसके प्रभाव में संगमरमर की भांति, मार्बल की तरह नवीन विचारों में खोकर जड़वत बन जाते हैं। जब आप उनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं तो वो सोचता है, जो आप उससे करवाते हैं रीडर से वो करता है, यानी आप चाहते हैं कि वो नई सोच में जाए तो वो जाने लगता है। तो बिलीविंग जो है शोका कुल है। देन दाउ आर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिलीविंग, हमारी कल्पना स्वयं शोक संतप्त बन जाती है, हमारी कल्पना स्वयं शोक संतप्त, बिलीविंग शोकाकुल, और डस मैक अस मार्बल, और हमको क्या बना देती है उस मार्बल सा, बिल्कुल जड़वत सा हम रह जाते हैं उसके अंदर। विथ टू मच कंसीविंग, नया विचार आना जिसे कहते हैं, नए विचारों की हम उसमें खो जाते हैं। ठीक है। एंड सो सेपल्ड इन सच पॉम डस्ट डाई, और उसके मकबरे में हमारा ठाट बाट लेटा हुआ है कि राजाओं को भी ये तमन्ना होती है कि वो इसमें लेटने की तमन्ना व्यक्त करते हैं। अर्थात कल्पना में जो विचार साकार हो उठे हैं, जो हमें इमेजिनेशन में दिखने लगा है, वो अपने प्रभाव व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर डाल देते हैं। और दूसरा हम इसका ये भी अर्थ कह सकते हैं कि जो उनकी यादें कवि लिखने पढ़ने वालों के रीडर्स के जो दिल में है, वो इस कदर खूबसूरत और महंगी हैं कि वो एक जो मकबरा बन चुका है यादों का, उनके अंदर बड़े से बड़े राजा भी रहना चाहते हैं, यानी उस फेम, उस प्रसिद्धि, उस नाम तक पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे टुम्ब में वो मरना पसंद करते हैं जो हमेशा लोगों के दिलों और दिमाग पर राज करता है। तो इस पोयम का सम एंड सब्सटेंस यही है कि इंसान का जो काम है वो हमेशा याद किया जाता है, और जिसने जितनी मेहनत की है, जितना दिल से लिखा है और गॉड गिफ्टेड वो चीज़ें हैं उसके अंदर, तो वो जितना उसने काम किया, लोगों तक पहुंचाया, उसका असर उतना ही ज़्यादा गहरा और उतना ही देर तक रहने वाला होता है। इसलिए मेहनत कीजिए और मेहनत का 100% फल आपको प्राप्त होगा। थैंक